हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि हम अपने टॉपिक में अपने वीडियोस में हम बढ़ा रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको जो एनवायरनमेंट से या पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स है, आने वाले एग्जाम के लिए 2023 में जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये करंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पर्यावरण से संबंधित हम सभी करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें सीरीज हमारी है, पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और उसमें आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। आगे धीरे धीरे हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस होंगे वो आते रहेंगे और इसी तरह से अन्य विषयों के भी, अन्य सब्जेक्ट्स के भी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी, पॉलिटिकल साइंस या फिर जो पॉलिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उससे संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित सभी के इसी तरह के वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के मिलते रहेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। तो शुरू करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो इस तरह से, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5 टॉपिक्स को कवर किया है और इनसे संबंधित जो भी अन्य टॉपिक्स होंगे उनको भी हम इसमें कवर करते चलेंगे। जैसे कि इसमें पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। इसके बाद अगला टॉपिक है काली मृदा पर वैश्विक रिपोर्ट, मतलब जो ब्लैक सॉइल है उस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ग्लास, मतलब GLAAS ग्लास रिपोर्ट, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये ग्लास रिपोर्ट क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे यूएन वाटर को, कि यूएन वाटर, यूनाइटेड नेशन वाटर क्या है। और उसके बाद वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति से संबंधित इस पे एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमने अपने पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक है हमारा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। तो देखिए ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम काफी पहले से बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक संशोधन किया गया है। और इस संशोधन को, ये इसलिए खबरों में रहा है, इसमें करंट में इसलिए आया है क्योंकि अभी इसको लागू किया गया है। राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2022 में हस्ताक्षर करके इसको हाल ही में लागू कर दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं इसी तरह से कि एक तो इसको 12 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में और 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में इसे पारित किया गया है। और दिसंबर में इसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा या राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको पारित कर दिया और इसे लागू भी कर दिया गया है। जबकि इसके बारे में आप यहाँ पे देखेंगे कि पहली बार जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था उसको 2001 में पारित किया गया था और उसमें 2010 में संशोधन भी कर दिया गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये 2001 में पारित हुआ और 2010 में इसमें संशोधन हुआ और उसके बाद फिर अब एक बार फिर से यहाँ पे संशोधन किया गया है। तो इसके कारण काफी चर्चा में आया है। अब देखते हैं कि इस ऊर्जा संरक्षण के जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, किन बातों पे इसमें ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की बाध्यता, मतलब इसमें जो ऊर्जा है उसमें यहाँ पे बात की गई है कि जो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत हैं, मतलब ऐसे ऊर्जा के रिसोर्सेज जिसमें हम जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं। मतलब जीवाश्म ऊर्जा कौन सी होती है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब जीवों के अवशेषों से बने हुए हैं, पेट्रोल वगैरह ये सब चीजें। तो इनके उपयोग की बाध्यता, मतलब उस पर हम बाध्यता, मतलब उसको बाउंड करेंगे कि जीवाश्मों का जो ईंधन है उसको कम से कम उपयोग किया जाए और ऐसे ईंधन का या ऐसी ऊर्जा का उपयोग करें जो जीवाश्म ऊर्जा नहीं है। जैसे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं, हाइड्रो यानी कि वाटर एनर्जी, इसी तरह से हम विंड एनर्जी और कुछ सोलर एनर्जी, इस तरह की चीजें हैं जो जीवाश्म ऊर्जा नहीं है, तो उनको हम रोकेंगे। इस तरीके की जीवाश्म ऊर्जा को रोकना, उसको कम करना, और दूसरे तरीके की ऊर्जा को, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल जो एनर्जीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने की कोशिश करें। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि उपभोग की बाध्यता पूरी ना करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
मतलब इसमें जो एक बाध्यता, जो एक लिमिटेशंस दी गई है, उसे अगर कोई पूरी नहीं करता है तो उसे पूरी ना करने पर 10 लाख रुपए तक का उस पे जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब जो बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज जो हैं, उनके बारे में ये बात की गई है। ये किसी घरेलू पे नहीं लगेगा, मतलब किसी परिवार पे, किसी घर पे ये अप्लाई नहीं होता है। ये मुख्यतः बड़े-बड़े जो कारखाने, बड़ी फर्म्स या फिर किसी तरह की कंपनीज जो हैं, उनके बारे में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग ना करें, बल्कि दूसरी जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उनका उपयोग करें, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम से कम यूज करते हुए वो ध्यान रखें उन चीजों का। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया है कि केंद्र सरकार जो है वो उसको कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग योजना लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अभी तक कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग जो है वो कुछ कंपनियों के द्वारा, कुछ प्राइवेट कंपनीज और कुछ एजेंसीज के द्वारा वहां पे किया जाता था, जो सरकार की एजेंसी हैं। लेकिन अब इसका जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को भी मिल चुका है। तो ये काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार भी अब कार्बन क्रेडिट रेटिंग योजना लागू कर सकती है। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से खरीदने की स्वतंत्रता दिया है, क्योंकि पहले ये सिर्फ ऐसा होता था कि कोई कंपनी या किसी फैक्ट्री के नाम से खरीदा जा सकता है, लेकिन अब वर्तमान में इसमें ये चेंज किया गया है कि इससे अब कोई व्यक्ति भी एक पर्सनल तरीके से उसको भी अपने लिए भी खरीद सकता है, तो उसको इसकी भी फ्रीडम दे दी गई है। इसके बाद भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता, मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी ऊर्जा के संरक्षण की, उनके लिए भी एक नियम बनाया गया है। उसके अलावा वाहनों एवं जलयानों के लिए मानदंड नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक वाहन पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो ये एक वाहनों के लिए भी इसे एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसके लिए भी एक लिमिटेशन लगाए गए हैं कि जो भी वाहन है, किसी भी तरह के जो ट्रांसपोर्ट करने वाले जो भी व्हीकल्स हैं, वो व्हीकल्स और जो शिप हैं, यानी कि जो जलयान है, उनके लिए ये बनाया गया है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। मीन्स उनमें जो फ्यूल यूज होता है, उस फ्यूल में भी जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें जो यूज होती हैं वो एक जीवाश्म ईंधन है। तो उनमें भी कोशिश की गई है कि अब ऐसे ईंधन का उपयोग कम से कम करें, और उनमें जो सोलर या फिर जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ अन्य ऊर्जाओं का उपयोग वो कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का उपयोग करना। और अगर वो उल्लंघन करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पे 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया है दोबारा से। मतलब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है उसको चलाने वाली जो एक परिषद है, उसकी जो काउंसिल है, उसका पुनर्गठन हुआ है, उसे दोबारा से रिफॉर्म किया गया है, दोबारा से बनाया गया है। इसमें किया यह है कि पहले इसमें जो है वो सदस्यों की संख्या 20 से 26 के बीच में हो सकती थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया और इसको बदल दिया गया है। अब इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 31 से 37 तक हो सकती है। मतलब इसमें सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो अब इसमें 37 तक ये हो सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या है, ये किस तरह से काम करती है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है वो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के आधार पर हुई थी 2001 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट आप नोट करते चलना सारी चीजें। ये आप नोट्स अच्छे से इनको सारे में अपने नोट्स कर लीजिए, इनको नोट बना लीजिए, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर जो होगा उस पर आप वो मैसेज करके भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। देखिए इसमें यहाँ पे जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, इसका जो संरक्षण अधिनियम के तौर पे इसको 2001 में मार्च 2002 में तो स्थापित किया गया था। 2001 के अंतर्गत ये एक अधिनियम बनाया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था या इसको स्थापित किया गया था 2002 में, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मंत्रालय से संबंधित सवाल कई बार पूछे जाते हैं यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम्स में। तो अगर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में क्वेश्चन बनता है तो वहां पे मंत्रालय का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, इससे संबंधित स्टेटमेंट वहां पे बन सकता है।
उसके बाद इसका लक्ष्य ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्थागत रूप देना है, ताकि देश के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। तो ये भी इसका मेन इम्पोर्टेंट काम, एक तरह से काम ही इसका ये है कि ये जो है ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को एक संस्था मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश करता है, जिससे पूरे देश में या सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता यानी कि ऊर्जा की जो एफिशिएंसी है एनर्जी की, उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न हो सके। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। इसके बाद चलते हैं, हम अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल से रिलेटेड यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि इस पे एक अभी काली मृदा से संबंधित एक वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। मतलब ब्लैक सॉइल के स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट जारी की है किसके द्वारा? देखिए 5 दिसंबर 2022 को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप FAO के नाम से जानते हैं, तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर काली मृदा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। तो मतलब ये रिपोर्ट जारी की गई है, और ये कब की है? विश्व मृदा दिवस के अवसर पे, यानी कि जो वर्ल्ड सॉइल डे है उस दिन इसको किया गया। और ये वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है? 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर को ये वर्ल्ड सॉइल डे होता है, यानी मृदा दिवस। तो इसी संबंध में, इसी उपलक्ष्य पे ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में काली मृदा की उर्वरता में कमी देखी गई है। तो इसमें ये एक इस पे सर्वे किया गया, और यहाँ पे ये परिणाम या इसका रिजल्ट देखा गया है कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी फर्टिलिटी यानी कि उसकी उर्वरता काफी ज्यादा धीरे धीरे घटती हुई पाई गई है, मतलब उसमें कमी देखी गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे उर्वरता कमी की अगर हम बात करें, तो उर्वरता कमी के कुछ कारण हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि काली मिट्टी की उर्वरता में कमी देखी जा रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि काली मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारणों में ये 3 मुख्य कारण यहाँ पे हमने दिखाए हैं, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये पहला कारण है कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन। ये जो भूमि का जो उपयोग है उसका एक बहुत गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, तो वो काफी बड़ा परिवर्तन ला रहा है, उसकी जो उर्वरता है वो काफी घटती जा रही है। दूसरा है अस्थिर प्रबंधन प्रथाएं, यानी कि ऐसे कुछ मैनेजमेंट जो एक अनस्टेबल हैं, स्थिर नहीं है, उनकी वजह से भी इसमें कमियां आती हैं। और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, और जो हम केमिकल या रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग करते हैं, वो उपयोग भी हमारी मृदा की जो उर्वरता है उसको काफी घटा देता है। तो ये कुछ हमारे कारण हैं जिनकी वजह से ब्लैक सॉइल को काफी ज्यादा हानि हो रही है और उसकी उर्वरता घटती जा रही है। इसके बाद समझते हैं कि काली मृदा क्या है, और काली मृदा के बारे में उसका कुछ हम बेसिक पार्ट समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए काली मृदा जो है यानी कि ब्लैक सॉइल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे ब्लैक सॉइल कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काली मृदा का यानी कि ब्लैक सॉइल का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे निर्माण की बात करें तो जनरली होता क्या है, देखिए काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन के कारण होता है, जो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती है। मतलब इसका कहना है कि एक तरीके से जो आप ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट से उसके अंदर से लावा निकलता है, और वो लावा एक तरीके से जब धीरे धीरे बाहर आके वो ठंडा होता है, तो उसके ठंडा होने से एक राख के रूप में या एक बहुत ही ठोस चट्टानों के रूप में उसमें से राख में निकलती हैं, जलवाष्प निकलती हैं, और काफी चट्टानें भी निकलती हैं। तो वो एक तरीके से जब ठंडी होने लगती हैं तो उसको ठंडे होने से जब वो बेसाल्ट चट्टानों का रूप ले लेते हैं तो धीरे धीरे उनमें अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब उनमें टूट फूट होती है, और अपर्दन होता है। अपर्दन उसमें मतलब कटाव, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो स्थापित होने लगते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित होते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी में परिवर्तित होने लगते हैं, तो उस मिट्टी को हम कहते हैं ब्लैक सॉइल या काली मृदा। तो एक तरह से इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि काली मिट्टी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, मतलब काली मिट्टी की संरचना क्या है। तो संरचना हम देखेंगे कि काली मृदा में
उच्च जैविक कार्बन, मतलब इसके अंदर उच्च जैविक कार्बन पाए जाते हैं। आयरन इसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है। मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। इसके बाद एल्यूमिना, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें अच्छी खासी पाई जाती है। तो इन सभी तत्वों की या इन सभी एलिमेंट्स की उपस्थिति के कारण ही इसका जो रंग है वो गहरा काला हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काली मिट्टी का जो रंग है वो गहरा काला या काला रंग किनकी वजह से होता है। तो इसमें जैविक कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब चीजें उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका रंग जो है वो काफी गहरा काला हो जाता है। यह चिकनी, महीन कण वाली, गहरी, मोटी होती है, यानी कि इसमें जो है ये काफी चिकनी होती है। महीन मतलब काफी बारीक मिट्टी होती है, बहुत ही ज्यादा बारीक कण होते हैं इसमें। और गहरी होती है मतलब काफी गहराई तक ये पाई जाती है। और मोटी भी होती है, मतलब मिट्टी जो है एक तरीके से इसकी परतें जो है वो काफी मोटी मोटी होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मुख्यतः आप ये भी देख सकते हैं कि भारत की जितनी भी ज्यादातर सॉइल है, तो भारतीय सॉइल में या पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो सॉइल्स हैं उन सभी सॉइल्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों की कमी सबसे ज्यादा देखी जाती है। और इसी के कारण हम देखते हैं कि हमारे देश में भी या फिर मोस्टली जगह जगह पे यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया जो है वो फर्टिलाइजर के रूप में उसको सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है वो एक यूरिया के एक बैग में, यानी कि उसकी एक बोरी में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं कि हम के जो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, उसके कुछ अन्य नामों की हम चर्चा करते हैं। उसको कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इसमें हम नाम देखेंगे कि कुछ नाम इस तरीके से हैं, जैसे आप देखेंगे कि भारत में काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं, काली कपास मृदा भी कहते हैं, यानी कि कॉटन सॉइल भी इसको बोल सकते हैं। श्वेत जुताई मिट्टी भी इसको कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से इसको श्वेत जुताई मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये मिट्टी काफी ज्यादा सूख जाती है, इसमें नमी नहीं होती, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और दरारों की वजह से इसको ऐसा कहा जाता है कि श्वेत जुताई मिट्टी है। मतलब इसकी जो केस नलियां हैं, मीन्स जो कैपिलरीज हैं, जिनकी वजह से इवेपोरेशन होता है सॉइल का, तो वो टूट जाती हैं अपने आप ही, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो दरारें उसमें पड़ जाती हैं। इसलिए इसको श्वेत जुताई मिट्टी भी कहते हैं। और अगर वैश्विक लेवल पे यानी कि ग्लोबल लेवल पे इसकी बात करें, तो ग्लोबल या वैश्विक स्तर पे इसको चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे चेरनोजम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद काली मिट्टी की कुछ विशेषताओं की हम बात करेंगे। तो काली मिट्टी की विशेषता है, एक तो ये वर्षा के समय पे, यानी कि इसके अंदर अगर हल्की भी नमी आ जाती है या वर्षा के टाइम में जब इसमें धीरे धीरे नमी आने लगती है, तो ये मिट्टी काफी ज्यादा चिपचिपी और मुलायम हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर ये बिल्कुल शुष्क हो जाती है, तो शुष्क होने के बाद इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। और यह मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल यहाँ से भी कई बार ये पूछा जा चुका है, पीसीएस वगैरह में वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मृदा मतलब कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा या उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी होती है, तो वो है काली मृदा। इसके बाद हम देखते हैं कि काली मृदा का जो विश्व में या पूरे वर्ल्ड में जो एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है, वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है मुख्य तौर से। तो देखिए कि काली मृदा जो है ये मुख्यतः रूस, कजाकिस्तान, चीन, अर्जेंटीना, मंगोलिया तथा यूक्रेन और भारत की जैसे देशों में मुख्य रूप से पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पे भारत में वितरण की हम बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो भारत में हम देखेंगे कि काली मृदा जो है मुख्यतः भारत के दक्कन भाग में है, यानी कि दक्कन प्लेट्यू में भारत में काली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जैसे गोदावरी व कृष्णा नदी की घाटियां हैं, तो वहां पे भी इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि भारत में जो राज्यों की बात करेंगे, तो राज्यों में 3 राज्य मुख्य हैं। इसके अलावा कुछ और राज्य भी हैं, लेकिन ये 3 राज्य एक क्षेत्रफल के आधार पर 3 और 2 राज्य हैं।
तो इसमें 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर काली मृदा जो है वो क्षेत्र के आधार पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है हमारे भारत में महाराष्ट्र के अंदर, मतलब क्षेत्र में या एरिया वाइज आप कह सकते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद तमिलनाडु राज्य है। तो इन 5 राज्यों में ये क्रम है, तो इन क्रम के आधार पे ही यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र इसमें सबसे नंबर 1 पे है। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है आज का हमारा ग्लास रिपोर्ट। अभी ग्लास रिपोर्ट क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्लास रिपोर्ट है इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट जारी हुई है 14 दिसंबर 2022 को और इसको जारी किया है WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो ये इसका यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ जो सहयोग किया है इस रिपोर्ट को बनाने में वो किया है UN वाटर के द्वारा। तो ये एक UN वाटर और WHO ये दोनों एक संस्था है जो कि UN की संस्था, UN की एजेंसी है। इन दोनों ने मिलकर ये एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं स्वच्छता एवं पेयजल की वैश्विक विश्लेषण तथा आकलन नामक रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई है? WHO ने। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो WHO और UN वाटर इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 120 से अधिक देशों और 23 बाह्य सहायता एजेंसियों के संदर्भ में वॉश तंत्र पर सर्वाधिक नवीनतम जानकारी प्रदान करती हैं। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर 120 से ज्यादा देश और लगभग 23 से ज्यादा जो इसमें सहायता करने वाली एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज का जो एक सिस्टम है वॉश सिस्टम मतलब वाटर सैनिटेशन हाइजीन, इस सिस्टम पे ये काम करती हैं और इसके बारे में कुछ नई जानकारियां इस रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत की गई हैं। अब वो नई जानकारियां क्या क्या है तो देखते हैं कि इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु यानी ये जो जानकारी है वो क्या क्या जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। तो इसमें देखेंगे कि पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मानव संसाधन में कमी। तो इन्होंने बताया है कि इस रिपोर्ट के अंदर कि मानव संसाधनों में कमी हुई है। अब किस चीज के लिए? वॉश के लिए। वॉश मतलब वाटर सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन हाइजीन, मतलब जल को एक साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि मानव संसाधनों में कमी हुई है। मतलब दुनिया के 1/3 से भी कम देशों ने जल की स्वच्छता एवं साफ सफाई अर्थात वॉश में भूमिका निभाई है। मतलब विश्व के लगभग 1/3 देश या सिर्फ 1/3 ऐसे देश हैं जिन्होंने वॉश यानी कि जल को साफ सफाई करने में या फिर स्वच्छता रखने में भूमिका निभाई। बाकी सारे देश जो है कह सकते हैं जो 2/3 देश हैं उन्होंने कोई किसी भी तरीके की भूमिका नहीं निभाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वॉश को एक अचीव करने में या इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मानव संसाधनों में कमी देखी गई है। दूसरा है राष्ट्रीय लक्ष्य, मतलब इससे संबंधित जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं वो क्या क्या है। तो विश्व के 45% देश अपने पेयजल के लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं। मतलब बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे पीने के पानी को लेके काफी बड़ी समस्या है। तो इसमें 45% यानी कि बाकी जितने भी देश हैं उनमें से लगभग 45% देश जो है वो अपने पेयजल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन देशों की कुछ समस्याएं हैं, तो उनसे संबंधित जो लक्ष्य हैं, उनके जो टारगेट हैं वो उनको पूरा करने के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन इनमें से केवल 25% देश ही जो है वो अभी तक सफलता प्राप्त कर पाए हैं। बाकी देश अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो अभी जारी है उनकी कोशिश, तो वो भी धीरे धीरे इसको शायद कर पाएंगे। इसके बाद है वित्तीय बाधाएं, मतलब इसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है। तो ये सिंपल सी चीज है कि इस तरह के कुछ काम या ऐसे प्रोजेक्ट चलाने के लिए कुछ फाइनेंस की या कुछ पैसों की जरूरत जरूर होती है। अब इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे भी
कि देशों के पास इस पर काम करने के लिए बजट में काफ़ी कमी देखी गई है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ से काफ़ी बजट जो था पहले काफ़ी आता था, लेकिन धीरे-धीरे वो बजट घट चुका है और इसका कारण जो है वो कहीं न कहीं एक जो वैश्विक महामारी रहा है, कोरोना जैसी बीमारी, तो वो भी उसका कारण रहा है। बाह्य सहायता में कमी देखी गई है, तो इसमें भी ये कारण पॉसिबल है कि ये एक जो वैश्विक महामारी है, इसमें भी ये कारण बन सकता है। 2017 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर से मिलने वाले अनुदान में कमी देखने को मिली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सभी देश उस समय काफ़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो देश एक-दूसरे को किसी भी तरीके की जो फाइनेंस या फिर सब्सिडी या किसी तरह का भी कोई पैसे से संबंधित या फिर मनी या इकोनॉमी से संबंधित किसी तरह की हेल्प कोई किसी की नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो देश अपने आप में अपने में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फँसे हुए हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉश को अचीव करने में ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो अब देखते हैं कि वॉश क्या है, यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जो है ये क्या है जनरली। तो ये वॉश एक जल स्वच्छता और सफाई का संक्षिप्त रूप है। मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इसी का एक संक्षिप्त यानी कि एक ब्रीफ है। इसको आप उठा के जोड़ सकते हैं, WAS एयर एंड ये इसके साथ H, तो इनको जोड़ दें तो ये बनेगा वॉश। तो इसका उद्देश्य दुनिया के लगभग 3 बिलियन लोगों तथा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका काम जो है जनरली ये वाटर से रिलेटेड है। अब ये वाटर से रिलेटेड ये होगा कि इसमें वाटर अगर साफ स्वच्छ और स्वच्छ रहेगा, तो उस वाटर के माध्यम से हम लोगों का जो एक हेल्थ है, इन चीज़ों में काफ़ी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वाटर से बहुत सारी डिजीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य 3 और नंबर 6 ये 2 नंबर है, यानी कि 2 सतत विकास लक्ष्य हैं। इन दोनों सतत विकास लक्ष्य मतलब जो ये SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड 6, ये दोनों मुख्यतः क्रम से अच्छा स्वास्थ्य मतलब जो ये लक्ष्य जो 3 है इसमें अच्छा स्वास्थ्य है, और जो लक्ष्य 6 है इसमें कल्याण तथा स्वच्छ जल और स्वच्छता को पूरा करना है। तो मतलब इसमें जो है 6 में इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता मानी, यानी कि इसमें जल से संबंधित है, स्वास्थ्य और जल दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो वॉश को अचीव करना है वो हमारे SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी काफी कारगर होगा। इसके बाद इसी से जुड़ा अभी हमने देखा था कि इसमें जो एक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बनाने में WHO के साथ साथ, यानी कि जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि WHO तथा UN वाटर इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है। तो उसी से संबंधित जो UN वाटर है उसके बारे में समझते हैं। WHO तो आप जनरली जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे संबंधित हम आपके लिए पूरा एक वीडियो तैयार करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि UN वाटर क्या है। तो UN वाटर के बारे में हम देखते हैं, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी तक इससे संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि इस बार ये थोड़ा सा करंट में आया है इस रिपोर्ट को लेकर। तो देखिए इसकी स्थापना देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना जो है वो 2003 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है, और इसका गठन संयुक्त राष्ट्र तथा जल एवं स्वच्छता से जुड़े अन्य संस्थानों ने मिलकर किया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि UN मतलब इसमें UN का रोल जरूर होगा इसको बनाने में, और वाटर से रिलेटेड है तो मतलब जल एवं स्वच्छता से जुड़े हुए जो भी कुछ संस्थान या एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उन सब ने मिलकर इसको तैयार किया है। यह UN के जल एवं स्वच्छता कार्यों का समन्वय करता है। इसी तरह से यह UN के सदस्य देशों की जल संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए भी कार्य करता है। मतलब UN में जितने भी देश हैं उन देशों में जो जल से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सब का भी समाधान करने की कोशिश ये करता है। तो ये है UN वाटर। इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति पर एक रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट को हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये, इसके बाद खत्म। उसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज के लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं। लास्ट टॉपिक है वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति पर रिपोर्ट।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से बनता है। तो देखिए 29 नवंबर 2022 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, तो 29 नवंबर 2022 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट, मतलब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक की ये पहली वार्षिक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई है, और ये रिपोर्ट जारी की है किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो ये वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति पर एक रिपोर्ट आई है 2021 के नाम से, क्योंकि अब 2022 में इसको अप्लाई किया, अभी इसको जारी किया गया हाल ही में। तो इसको जारी करने के पीछे ये है कि इसने पिछले साल के सर्वे के बेसिस पर रिपोर्ट जारी की है, तो इसलिए इसको रिपोर्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, मतलब इसने जो बात की है इसमें रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, तो इस रिपोर्ट में पॉइंट्स हैं कि पहला पॉइंट ये है जल प्रवाह, यानी कि एक तरह से जल प्रवाह के संबंध में इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है। और इसने बताया है कि विश्व की नदियों में जल के बहाव तथा मात्रा को दर्ज किया है, यानी कि विश्व में जो कुछ बड़ी नदियां हैं या छोटी बड़ी जैसी भी नदियां हैं, उन नदियों में जो जल का बहाव है उससे संबंधित उनकी मात्रा और उनके बहाव को दर्ज करता है। तो इसने अभी बताया है अपनी रिपोर्ट में कि रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो अफ्रीका की नाइजर, वोल्टा, नील जो नदियां हैं और कांगो नदी, तो ये नदियां अफ्रीका में है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट है कि आप ही इसके बारे में ध्यान रखना है आपको कि ये नदियां कहाँ पे पड़ती हैं, नाइजर, वोल्टा, नील और कांगो कहाँ पे है? अफ्रीका में। और इसके अलावा साइबेरिया की कुछ नदियां हैं, इसके साथ साथ मध्य एशिया की नदियां हैं। तो इन नदियों में देखा गया है कि 2021 में या इसके अकॉर्डिंग पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इनमें जो औसत प्रवाह है वो काफी कम देखा गया है, मतलब पहले इनमें जल का प्रवाह काफी अधिक होता था, लेकिन इस बार काफी कम इनमें प्रवाह देखा गया है। इसके बाद है स्थलीय जल भंडारण। उत्तरी अमेरिका, पाकिस्तान, मध्य एशिया और भारत के उत्तर में औसत से नीचे दर्ज किया गया है। मतलब जैसे कि ऊपर की हम इसमें बात करें तो यहाँ पे जल भंडारण की बात करेंगे, मतलब जो इनमें जो स्थल है, स्थलों पे जो जल का भंडार है जैसे तालाब, झील, नदियां, इनके आधार पे तो वहाँ पे जल का भंडारण काफी कम दर्ज हुआ है, यानी कि पिछले सालों के कंपेरेटिव अगर देखें तो अब इन सालों में काफी कमी वहाँ पे देखी गई है। जबकि उसी के विपरीत देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में और चीन के जो कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब वहां पे जो जल भराव है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद हिमनदीय क्षेत्र हैं कुछ, तो हिमनदीय क्षेत्रों की चर्चा अगर करते हैं तो विश्व में 9 बिलियन से अधिक लोगों को पानी पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों में पानी से पूर्ति होती है, मतलब जो हमारे ग्लेशियर हैं पर्वतीय क्षेत्रों में तो उनसे जो पानी नदियों में आता है तो उन नदियों से लगभग विश्व के 9 बिलियन लोगों की पूर्ति वहां से होती है। इसलिए पर्वतों को या पर्वतीय क्षेत्रों को वाटर टावर्स कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो इसको आप नोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि वाटर टावर्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों को वाटर टावर्स कहा जाता है क्योंकि पर्वतों से ही सबसे ज्यादा जल जो है वो लोगों की पूर्ति करता है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, ये टॉपिक भी खत्म हुआ और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरह से अगले वीडियो के साथ, उसमें हम कवर करेंगे अपने जो अगले टॉपिक हैं, कुछ आगे के टॉपिक पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से कुछ अन्य वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस को, और उसके लिए अगर आप पिछले वीडियो का भी या फिर इस वीडियो का भी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उस पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, या आप उसमें अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी या वीडियो में भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।